हाँ भाई, लास्ट क्लास में डिफरेंट यूनिट सेल्स के लिए कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। सबसे पहले क्या देखा था? सबसे पहले था Z, Z क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो Z की वैल्यू कितनी मिली थी डिफरेंट यूनिट सेल्स के लिए? सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC। सिंपल क्यूबिक के लिए 1, BCC के लिए 2, FCC के लिए 4। कोई समस्या नहीं। इसके बाद हमने एज लेंथ A और रेडियस ऑफ पार्टिकल R के बीच में रिलेशन, A एज अ फंक्शन ऑफ R। क्या रिलेशन था भाई सिंपल क्यूबिक में? A इज इक्वल टू क्या होता है? 2R। A इज इक्वल टू 2R। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC में बॉडी डायगोनल की वैल्यू A के टर्म्स में कितनी आती है? √3A। √3A इज इक्वल टू 4R, है ना? यहां से बॉडी डायगोनल के अलोंग ट्रेवल करेंगे तो √3A डिस्टेंस, √3A इज इक्वल टू 4R। और FCC में फेज डायगोनल के अलोंग ट्रेवल करेंगे तो √2A इज इक्वल टू 4R या A इज इक्वल टू 2√2R। ठीक। इसके बाद हमने क्या बात की थी? कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आता है और FCC में 12 आ जाता है। यहीं पे बात खत्म हुई थी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर में समस्या है, एक बार थोड़ा फिर से रिवाइज करा दो। तो चलो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं एक बार और। सिंपल क्यूबिक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे आता है? एक क्यूब बनाते हैं, क्यूब बन गया। पार्टिकल्स सिंपल क्यूबिक में कहां कहां होंगे? कॉर्नर्स पे। तो इस वाले पार्टिकल को देख लो, अगर इसकी हम बात कर रहे हैं, इसके नियरेस्ट नेबर्स ढूंढने हैं तुम्हें। बताओ, A डिस्टेंस पे होता है नियरेस्ट नेबर, तो A डिस्टेंस ये है, दिस इज A। A, ये भी A डिस्टेंस है, ये भी A डिस्टेंस है। और A डिस्टेंस कहां होगी? बगल वाला यूनिट सेल, इसके बगल में भी एक यूनिट सेल है, उसके कॉर्नर पे यहां एक पार्टिकल रखा होगा, वो भी कितने डिस्टेंस पे? A डिस्टेंस पे। ठीक। आगे आप आए थे तो पीछे एक पार्टिकल है,
वो भी कितनी डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे। नीचे ए डिस्टेंस गए थे, ऊपर एक पार्टिकल मिलेगा, वो भी कितने डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस। तो ए डिस्टेंस पे ये पार्टिकल मिलेंगे। नंबर लिख देता हूं, आगे वाला 1, पीछे वाला 2, लेफ्ट वाला 3, राइट वाला 4, ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 6। तो सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबर्स हो गए 6। ठीक है। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में तो कोई समस्या नहीं होगी, हटाऊं इसको, ये सब तो तुम नोट कर ही चुके हो। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में बॉडी सेंटर पे रखा हुआ पार्टिकल कॉर्नर्स को टच करता है कि नहीं करता? तो कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स। इन 8 कॉर्नर को ये बीच वाला पार्टिकल जो पिंक कलर से दिखा है वो टच कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8। ठीक है। और मैंने ये भी समझाया था कि आप बॉडी सेंटर के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, आप किसी कॉर्नर के रिस्पेक्ट में भी दे सकते हो। कॉर्नर क्या कर रहा होगा? 8 बॉडी सेंटर्स को टच कर रहा होगा, क्योंकि एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल में कॉमन होता है? 8 यूनिट सेल में, है कि नहीं? तो उन सब के बॉडी सेंटर को टच कर रहा है। ये कॉर्नर इस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर को टच करेगा, इसके आगे यूनिट सेल होगा उसके बॉडी सेंटर को भी टच करेगा, क्योंकि उस यूनिट सेल में भी कॉमन है। इसके बगल में यूनिट सेल है, उसके बॉडी सेंटर को, और बगल वाले के आगे वाले, ये 4 इस फ्लोर पे और 4 इसके ऊपर, उन सब में ये कॉर्नर कॉमन है सारे यूनिट सेल में, 8 यूनिट सेल्स में, तो सबके बॉडी सेंटर को टच करेगा। ठीक है क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी। बीसीसी। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। तो वो कैसे आएगा? हाँ भाई, पूरी कलाकारी करके दिखा रहा हूं आज तुम्हें। फेस सेंटर्ड, इस पार्टिकल, यहां पे एक पार्टिकल रखा हुआ है इस फेस के सेंटर पे मान लो। तो अब इसके नियरेस्ट नेबर्स हमें ढूंढने। तो एक फेस सेंटर, ये जिस फेस का सेंटर होता है उस फेस के सभी कॉर्नर्स को टच करता है कि नहीं? तो ये 4 पार्टिकल होगा जिनके जो कॉर्नर पर रखे हुए हैं उनको ये फेस सेंटर टच कर रहा होगा। फिर कल मैंने प्रूव किया था कि जितनी डिस्टेंस एक फेस सेंटर और कॉर्नर के बीच में होती है उतनी ही डिस्टेंस 2 एडजेसेंट फेस सेंटर्स, आजू बाजू के फेस सेंटर्स के बीच में होती है, मतलब वो भी एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। तो एडजेसेंट फेस सेंटर कौन सा है? इस दीवार, ये वर्टिकल जो प्लेन है इसके साथ कॉमन कौन सा है? ऊपर वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो इसके फेस सेंटर्स को टच कर रहा है। और कौन सा कॉमन है? ये वाली साइड किसके साथ कॉमन है? सामने वाले के साथ, उसके फेस सेंटर को टच करेगा। और पीछे वाला, ये जो लेफ्ट वाला यूनिट सेल है उसमें पीछे की दीवार इसके फेस सेंटर को टच कर रहा है। ठीक। तो 4 फेस सेंटर हो गए कहां पे? लेफ्ट वाले यूनिट सेल के 4 फेस सेंटर्स। वैसे ही 4 फेस सेंटर्स किसके हो जाएंगे? राइट वाले यूनिट सेल के। वो कहां है? एक यहां ऊपर, एक नीचे, एक आगे और एक पीछे। तो 4 कॉर्नर हो गए, नंबर दे देता हूं उनको। 1 2
3 4, ये 4 तो कॉर्नर है। अब फेस सेंटर्स कहीं से भी स्टार्ट कर लो, 5 6 7 और 8 लेफ्ट वाले। अब राइट वाले 9 10 11 12। कोऑर्डिनेशन नंबर FCC के अंदर आ गया 12। अब बोलो कोई समस्या? कौन पूछ रहा था अभी क्लास से पहले? आ गया, क्लियर हो गया? तो ये 3 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की तीनों यूनिट सेल में। अब एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है विच इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी हेडिंग डालो। पैकिंग एफिशिएंसी क्या लिखा हुआ है? पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब फ्रैक्शन और परसेंटेज, फ्रैक्शन और परसेंटेज of total space occupied by the particles, total space occupied by the particles, total space occupied by the particles। क्या यूनिट सेल का पूरा वॉल्यूम पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लेते हैं या कुछ खाली बच जाता है? खाली बच जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स कैसे हैं? स्फेरिकल, और यूनिट सेल कैसा है? क्यूबिकल। तो बीच में कुछ खाली जगह बच जाती है, जैसे कि अगर हम स्फीयर्स प्लेस करते हैं सिर्फ कॉर्नर्स पे, छोड़ो ज्यादा मेहनत हो रही है, थोड़ी हाथ से बना देते हैं। इस तरह से कॉर्नर्स पे स्फीयर्स रखे होते हैं जो कि एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। कुछ यही कहानी होती है ना? मान लो कि ये बराबर है, मान लो कि ये चारों स्फीयर्स बराबर है, तो बीच में दिख रही है ना जगह खाली, है कि नहीं खाली? जैसे 4 पीछे रखे हैं तो बीच में काफी सारी जगह खाली बच जाती है। तो कितनी खाली जगह बच रही है ये निकालने का एक तरीका है पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। तो कैसे निकाल लेंगे? हमारे पास टोटल वॉल्यूम अवेलेबल कितना है? यूनिट सेल का वॉल्यूम। पार्टिकल्स को रखना कहाँ? यूनिट सेल में। यूनिट सेल का वॉल्यूम, और उसमें से पार्टिकल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, इन दोनों का जो रेशियो है वो बता देगा आपको पैकिंग एफिशिएंसी। ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं पार्टिकल्स तो पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है, पार्टिकल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स अगर ज्यादा होगा, सेम यूनिट सेल है तो पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए बस कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ? अगर एक पार्टिकल का वॉल्यूम, पार्टिकल कैसा है? स्फेरिकल है, और स्फीयर का वॉल्यूम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई r क्यूब इफ रेडियस ऑफ पार्टिकल इज r।
और नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी यूनिट सेल में जितने होते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Z से। अरे है कि नहीं? Z इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एन यूनिट सेल। तो ये क्या हो गया? एक पार्टिकल का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। और यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? अगर यूनिट सेल की एज लेंथ, साइड की लेंथ a है और यूनिट सेल क्यूबिक है आपका, तो a क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? a क्यूब, है कि नहीं? a इंटू ए। अब a और r में रिलेशन जानते हो? सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और एफसीसी के लिए a और r में रिलेशन है और ऊपर r का टर्म्स है, तो a को r के टर्म्स में पुट करेंगे, r कुछ कैंसिल हो जाएंगे, नंबर बचेगा जो कि आपको क्या बता देगा? पैकिंग एफिशिएंसी। तो वो इसको नोट कर लो, यहां पे r क्या है? r इज रेडियस ऑफ पार्टिकल, फॉर्मूला लिख लो। और a है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। Z is number of particles. दिख रहा है पीछे वालों को? नहीं दिख रहा? तो खड़े हो जाओ। इसमें थोड़ी समस्या है बेटा, तो खड़े होके देख लो। ये तो नोट कर लिया ना? बस तो आर क्या होता है बोलो? रेडियस ऑफ पार्टिकल। ए क्या होता है? एज लेंथ। और जेड क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। बस कहानी खत्म। चलो अब डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल्स के लिए बात करते हैं। सबसे पहले आ जाओ सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। बताओ पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब सिंपल क्यूबिक के लिए Z की वैल्यू कितनी? 1। और A और R में क्या रिलेशन? A इज इक्वल टू 2R। तो ये पुट कर दो इस फॉर्मूले में। पैकिंग एफिशिएंसी Z इज 1, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय, A की जगह 2R रखोगे तो 2R का क्यूब। आर क्यूब ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ पाई के टर्म्स में क्या एक्सप्रेशन बच रहा है? आर क्यूब ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर 4 है, नीचे 2 की पावर 3 मतलब 8, तो 4/8 क्या बच जाएगा? 2। और ये नीचे ये 3 लिखा हुआ है, मतलब पाई अपॉन 6। और पाई बाय 6 की वैल्यू होती है लगभग 0.52। 0.52। या इसको अगर परसेंटेज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो कितने परसेंट? परसेंट के लिए क्या कर देंगे? इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर लिख दें इसको 52%। 52%।
इसका क्या मतलब है? ये जो नंबर आया 52%, इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि टोटल यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है ए क्यूब, उसमें से कितना परसेंटेज ऑक्यूपाइड है? 52% इज ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, और बाकी जगह खाली है। खाली को वॉइड भी कहते हैं क्या? वॉइड, वॉइड का मतलब एम्प्टी है ना, खाली स्पेस। तो वॉइड स्पेस कितना हो गया? टोटल में से अगर 52% ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब खाली स्पेस है 48%। वॉइड स्पेस मींस वेकेंट स्पेस और एम्प्टी स्पेस। सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी मिल गई। ए इज इक्वल टू 2r कैसे आया? लास्ट क्लास में थे तुम हैं? मतलब फिजिकली या मेंटली? दोनों थे। तो फिर तो ये सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए था। कंफर्म, कंफर्म कैसे करें? हाँ बेटा वही, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में जो कॉर्नर पे रखे हुए पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। कुछ इस तरह का मामला है। आगे का फेस देखेंगे, चार कॉर्नर्स हैं, ये चारों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना? इसको थोड़ा ऊपर ले जाओ। तो इनके बीच की डिस्टेंस ये यूनिट सेल के आगे वाला फेस, ये सब मैं बता चुका हूं वैसे लास्ट क्लास में, चलो फिर से सुन लो। ये ए है, तो ए कितना होगा? आर, और आर इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस देखनी है। ए इज इक्वल टू 2r। अभी दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, यहां तो बता दिया मैंने। अब कहानी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने क्लास में घुसते ही सबसे पहले यही रिवाइज कराया था, इसलिए ये सब लिखा हुआ है रिलेशंस। तो अभी भी बाहर चले जाओ, पूरा मजा लेके आओ। सबको क्लियर है ना ये रिलेशंस? याद रखने हैं भाई, लास्ट क्लास के नोट्स में भी होंगे ये सब कहानी। तो अब बीसीसी पे आ जाते हैं। सेकंड इज बीसीसी। नेक्स्ट, बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी। तो बताओ बीसीसी के लिए z की वैल्यू 2 और a और r में क्या रिलेशन? √3a इज इक्वल टू 4r। a इज इक्वल टू 4/√3r। तो पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में ये पुट कर दो। z इज 2 इंटू 4/3 πr³, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल 4/3 πr³। a क्यूब, a की जगह क्या पुट कर दूं नीचे? 4/√3r का क्यूब। सॉल्व करो इसको, पाई के टर्म्स में क्या बच रहा है ये बताओ। पाई को वैसे ही छोड़ दो। क्या बच जाएगा? √3π, √3π/8 पैकिंग एफिशिएंसी।
√3 π/8 की वैल्यू होती है लगभग 68% या 0.68, परसेंटेज में लिखेंगे तो 68%। 68% इज पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी 68% आ गई। इसका मतलब वॉइड स्पेस कितना हो गया, बोलो 32%। इसका मतलब यहां पे पार्टिकल्स ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं जो अवेलेबल है उसमें। टोटल यूनिट सेल का ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर इन कंपैरिजन टू सिंपल क्यूबिक। मतलब ये यूनिट सेल ज्यादा एफिशिएंट है ना, ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी है यहां पे, खाली स्पेस कम है। वॉइड स्पेस इज लेस देन 32%, इज लेस देन सिंपल क्यूबिक एंड इक्वल टू 32%। हाँ हाँ, बिल्कुल याद रखनी पड़ेंगे। सोते में भी कोई पूछे तो याद रखो, ऐसा याद रखना है। ये फाइनल वैल्यू जो आ रही है पैकिंग एफिशिएंसी की, हाईलाइट कर देता हूं जो याद रखना है। %68 यहां पे और सिंपल क्यूबिक में 52%। ये नंबर से याद रखना है। नेक्स्ट, अब बच गया आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए z की वैल्यू 4 और √2a इज इक्वल टू 4r, या फिर a इज इक्वल टू 2√2r। अब पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में ये पुट करना है। पैकिंग एफिशिएंसी हो गई नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4, एक पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 πr³, यूनिट सेल का वॉल्यूम a³ और a की जगह रख देंगे 2√2r, तो 2√2r का क्यूब। निकालो पाई के टर्म्स में क्या बच रहा है पैकिंग एफिशिएंसी। क्या बच जाएगा, पाई अपॉन 3√2, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.74 और 74%। 74%। वॉइड स्पेस यहां मिनिमम है तीनों टाइप के यूनिट सेल में, इट इज ओनली 26%। 26%। पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर आपको मिल गया। पैकिंग एफिशिएंसी सबसे कम किसके लिए, सिंपल क्यूबिक, देन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, देन एफसीसी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक is the most efficient unit cell.
कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम किसके लिए आया था? किस टाइप के यूनिट सेल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम था? बोलो भैया, कितना? 12। कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैक्सिमम है एफसीसी के लिए और पैकिंग एफिशिएंसी भी मैक्सिमम है एफसीसी के लिए। तो ये कंपैरिजन हो गया डिफरेंट प्रॉपर्टीज का बिटवीन दीज 3 यूनिट सेल्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। डेंसिटी कैसे निकालेंगे अगर कुछ वैल्यूज हमें दी हैं तो यूनिट सेल के बारे में। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। हम यहां यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो ये बताओ जो डेंसिटी यूनिट सेल के लिए होगी क्या वही डेंसिटी सॉलिड के लिए भी होगी? अरे होगी कि नहीं? क्योंकि डेंसिटी ऐसा तो नहीं है ना कि थोड़ा सॉलिड लेंगे तो कम डेंसिटी और ज्यादा सॉलिड लेंगे तो ज्यादा डेंसिटी। क्या डेंसिटी अमाउंट पर डिपेंड करती है? नहीं करती। ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं अगर पूछा जाए तो? इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? कुछ सुना है ऐसा? क्या? हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। इंटेंसिव जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। जो यूनिट सेल की डेंसिटी है वही सॉलिड की डेंसिटी है। तो यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालोगे? मास किसका लेना पड़ेगा? यूनिट सेल का। मतलब मास ऑफ यूनिट सेल लिख दो ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल का वॉल्यूम तो तुम लिख ही लोगे, अभी लिख रहे थे हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालने में, ए क्यूब है कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो हो गया ए क्यूब। मास पता करना है। यूनिट सेल का मास क्या होगा? उसके अंदर जितने पार्टिकल्स हैं उनका मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स Z होते हैं। Z इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक पार्टिकल का मास कितना? अगर मोलर मास के टर्म्स में बात करें, सब लोग देखो इधर, वो यूनिटरी मेथड जो लगाते हैं, यूनिटरी मेथड कि अगर एक मोल पार्टिकल्स हैं, एक मोल का मतलब क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अरे ना, एवोगैड्रो नंबर को मैं Na से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। Na पार्टिकल्स का मास ऑफ Na पार्टिकल्स। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर का मतलब एक मोल पार्टिकल्स। एक मोल पार्टिकल्स का मास होता है मोलर मास। अरे है कि नहीं? मोलर मास m ग्राम्स विच इज मोलर मास। तो एक पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ वन पार्टिकल विल बी m अपॉन Na। m अपॉन Na। तो मास ऑफ कितने पार्टिकल होते हैं यूनिट सेल के अंदर? Z। अरे होते हैं कि नहीं? Z। मास ऑफ Z पार्टिकल्स, मास ऑफ Z पार्टिकल्स कितना हो गया? Z इंटू M अपॉन Na ग्राम्स। Z इंटू M अपॉन Na ग्राम्स। ये क्या किया? समझ में आ गया ना? यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको कि 12 केले अगर 60 रुपए के आते हैं तो 5 केले कितने के आएंगे? बोलो कितने के आएंगे? अरे पैसे बताओ कितने कितने रुपए? 12 केले अगर 60 रुपए के आते हैं तो 5 केले कितने रुपए के आएंगे? वेरी गुड, कर दिखाया तुमने। 12 केले 60 के, तो एक केला 60/12 का
तो 5 केले इंटू 5, तो ये हो गए 5 इंटू 5 25। वही किया यहां पे यूनिटरी मेथड। नोट करो इसको। तो मास ऑफ जेड पार्टिकल्स हमें पता चल गया, मतलब मास ऑफ यूनिट सेल पता चल गया। यूनिट सेल में बाकी तो खाली जगह है, जो पार्टिकल्स का मास है वही यूनिट सेल का मास है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल की जगह क्या रख दूं? Z इंटू एम अपॉन एन ए, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की जगह क्या लिख दूं? ए क्यूब। तो डेंसिटी हो गई D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन एन ए, एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। ये बन गया फॉर्मूला तुम्हारा, याद रखना है एकदम। क्या लेंथ की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? जो दिया क्वेश्चन में वही लेंथ की जो भी यूनिट है, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, जो दिया हो क्वेश्चन। जो लेंथ की यूनिट है वो एज लेंथ की यूनिट है। फॉर्मूला एकदम याद रखना है ये, Z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, डेंसिटी। अब अगर आपसे बोला जाए कि कोई यूनिट एफसीसी यूनिट सेल है, एफसीसी यूनिट सेल, तो Z की वैल्यू कितनी रख दोगे? जो एफसीसी के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल, Z की वैल्यू कितनी होती है? 4। बीसीसी के लिए कितनी रख दोगे? 2। और सिंपल क्यूबिक के लिए 1। मोलर मास जो भी एलिमेंट है उसका मोलर मास दिया होगा, जैसे आयरन के लिए 56 होता है, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू जानते ही हो, एवोगैड्रो नंबर कितना? Na is Avogadro number 6.022 into 10 to the power 23। A एज लेंथ है, उसको सुटेबल यूनिट में हम रखेंगे। ऊपर ये M की यूनिट क्या होगी? M मोलर मास है, ये ग्राम पर मोल में होगा, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। और अगर ए सेंटीमीटर्स में है, सेंटीमीटर्स, तो ऊपर ग्राम और नीचे सेंटीमीटर का क्यूब, तो डेंसिटी किस में आ जाएगी? ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब, जिसको सीसी भी बोलते हैं, ग्राम पर सीसी में। जो जिस यूनिट में, अगर ऐसा यूनिट में पूछा है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बताना पड़ेगा। जैसी यूनिट दी, अगर कुछ नहीं दिया ऑप्शंस में, ग्राम पर सीसी है तो ग्राम पर सीसी में निकालेंगे। सवाल देखते हैं। लिखो, चलो एक नेक्स्ट वाला कर लो पहले। ये जेई मेन में आया हुआ सवाल है, जेई मेन 2019।
पढ़ो इसको ध्यान से। सवाल नोट कर लो, सॉल्व करो। तुम्हारा समय शुरू होता है अब, 2 मिनट। ऑप्शन देखो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। ऑप्शंस काफी दूर दूर है। सॉल्व करने के लिए 6.022 को 6 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 ले लो, 6.022। वन एंगस्ट्रॉम, एक्स किस में दिया हुआ है? एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। सेंटीमीटर कितने हो गए? 10⁻⁸ सेंटीमीटर्स। करो सॉल्व जल्दी, चलो 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलो टाइम ओवर। आंसर इज डी। कितने लोगों का आ गया डी? वेरी गुड। बाकी लोगों को क्या समस्या हो रही है? डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या दिया हुआ है यहां पे? एफसीसी यूनिट सेल, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? 4। Z इंटू एम,
m 63.55, ये किस में आ जाएगा? ग्राम में। अरे है ना, एटॉमिक मास जो होता है उसकी यूनिट होती है U, उतने ही ग्राम्स लिख दोगे तो वो मोलर मास, एक मोल का मास बन जाता है। पता होगा शायद ऐसा। इसको अगर मैं ग्राम्स में लिख दूंगा, U की जगह ग्राम लिख दूंगा, तो वो एक मोल का मास बन जाएगा, एक मोल पार्टिकल का, एक मोल कॉपर एटम का। एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का, एक एटम का मास, तो यूनिट होगी U या AMU, और एक मोल पार्टिकल्स तो यूनिट हो जाएगी ग्राम्स, सेम वैल्यू रहेगी। तो इतने ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय Na को ले लेते हैं 6 इंटू 10⁻23, है ना। 6.022 का क्या करेंगे जब ऑप्शन से इतने दूर दूर दिख रहे हैं तो Na इंटू ए क्यूब। अब एज लेंथ आपको x एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है और आंसर निकालना है, क्वेश्चन में दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो नीचे डिस्टेंस की यूनिट क्या आनी चाहिए? सेंटीमीटर्स। तो एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, ये लिखा है मैंने इधर साइड में, तो इंटू 10⁻⁻8 इसका क्यूब, ठीक आ जाएगी यूनिट। ये सेंटीमीटर्स हो गया, सेंटीमीटर्स। तो सेंटीमीटर क्यूब नीचे बच रहा है, ऊपर ग्राम बचेगा। ये मोल से मोल कैंसिल हो जाएंगे, है ना। दिस इज, ये क्या है? पार्टिकल्स पर मोल, पार्टिकल्स पर मोल। तो ये मोल से मोल कैंसिल, ग्राम पर सीसी बच जाएगा। यहां देखो 10⁻⁻8 इंटू 3 इज 10⁻⁻4, 10⁻⁻4, 10⁻24 सॉरी, 10⁻⁻24, और यहां कितना है? 23। तो क्या बच गया? 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, तो बच गया 4 इंटू 63.55। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 10⁻⁻1 है, ऊपर चला गया तो 10 ले जाओ उसको, है ना, और नीचे 6 इंटू एक्स क्यूब। बस ये नंबर देख लो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 6 से डिवाइड करना है, तो ऑप्शन डी मिल जाएगा तुम्हें। इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, आया हुआ सवाल ही है पेपर में, ज्यादा पुराना भी नहीं। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, मतलब ही नहीं है कोई। सो रहे हैं, आज तो एसी भी चल रहा है, पूरा मजा आ रहा है ना, पूरा आनंद ले रहे हो। पीछे भैया सब बढ़िया, चलो ये सवाल करो। ये भी जेईई मेन 2019 का ही सवाल है, अलग अलग शिफ्ट में आए थे दोनों सवाल। नोट कर लो सवाल पहले। यहां पे आपको डेंसिटी दी हुई है और आपसे पूछा है मोलर मास, यूनिट का ध्यान रखेंगे। पाई की वैल्यू 3 लेनी है, काम आसान कर दिया है ना। और
एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23, वो क्वेश्चन में दिया था। है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ब्रैकेट में क्या लिखा है। पीएम क्या होता है? पीएम पीकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 10⁻⁻12 मीटर्स। पिकोमीटर से पहले आता है एक एंगस्ट्रॉम, वो बताई दिया अभी, 10⁻10 मीटर्स। नैनोमीटर मतलब, नैनो का मतलब होता है 10⁻9। माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻6। पिकोमीटर में यहां वैल्यू दी हुई है, आंसर्स एसआई यूनिट में है, तो पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? ये ऑप्शंस किस में दिख रहे हैं तुम्हें? एसआई यूनिट में ना, तो डिस्टेंस की भी तो एसआई यूनिट ही लेनी पड़ेगी, नहीं समझे? यहां एज लेंथ पिकोमीटर में दिया हुआ है, पिकोमीटर में डाल के काम चल जाएगा क्या? नहीं, ग्राम पर पिकोमीटर क्यूब में थोड़ी निकालना है डेंसिटी का एक्सप्रेशन, आपको एसआई यूनिट में डालना पड़ेगा डिस्टेंस। 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर दो जो पिकोमीटर में डिस्टेंस है उसको, और उसका क्यूब लेंगे। डेंसिटी होता है Z m/Na⁴। यहां पे डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, m निकालना है, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया? d इंटू Na इंटू A³ Z। मोलर मास पता करना है। क्या आंसर आएगा? आंसर बोलो। डी आ रहा है? डी कैसे आ गया? एवोगैड्रो नंबर क्या लिया है? जो क्वेश्चन में दिया है वही ना, और पाई की वैल्यू 3। आंसर ए होना चाहिए। पाई की जरूरत पड़ रही है क्या? पाई की तो नहीं पड़ेगी। शाबाश।
बताओ डेंसिटी की वैल्यू, मोलर मास निकालना है ना, तो डेंसिटी कितना, 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट में है, इंटू Na 6 इंटू 10⁻23 इंटू ए क्यूब। बताओ ए वैल्यू कितनी लेंगे, 200√2। पी को मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में कितना हो गया, इंटू 10⁻12 मीटर्स, इसका क्यूब, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, z की वैल्यू है 4, FCC है मतलब 4। इसको सॉल्व करना है, मोलर मास आ जाएगा किलोग्राम पर मोल में, ऐसा यूनिट। ठीक है, हो गया सॉल्व। ए आंसर आ गया, डी किसका आ रहा था, डी क्यों आ रहा है, अभी भी डी आ रहा है, कुछ लोगों का ए कुछ लोगों का डी, इसका मतलब क्या करें फिर, कैलकुलेशन सिखाऊं, अरे एक आंसर तो लेके आओ भाई, आंसर ए ही होना चाहिए, ए, आंसर ए सॉल्व कर लो, मिल जाना चाहिए। हो गया, आ गया, आगे वाला, आगे वाला दिखाऊं, तो वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हो तो कर लो, डी आ रहा है, सबका डी आ रहा है, डी कितने लोगों का आ रहा है, डी 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 फॉर दिल्ली, और ए कितने लोगों का आ रहा है, और बाकी लोगों को क्या आ रहा है? बाकी लोग वो क्या कर रहे हैं, आपका क्या आ रहा है? तो एक काम करो, ए और डी वाले लगभग बराबर ही हैं, लड़ाई करो, तुम लड़ लो, फिर डिसाइड कर लेना। अब कैलकुलेशन है, इसमें क्या बताना है, घर जाके एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना, मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए जो दिया है। चलो, नोट कर लिया सवाल, सवाल नोट कर लिया था सबने, ऑप्शंस नोट कर लो, ऑप्शंस नोट कर लो, घर जाके चेक कर लेना, ए और डी में तो समस्या है, आंसर ए होना चाहिए, एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना। तो ये हो गई डेंसिटी की कहानी। अब डेंसिटी पे बेस्ड सवाल आपको जो दिए होंगे डीपीपी में या मॉड्यूल में, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज पैकिंग इन सॉलिड्स। पैकिंग इन सॉलिड्स, पैकिंग इन सॉलिड्स।
पैकिंग मतलब सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स कैसे अरेंज होंगे एक दूसरे के आसपास। सबसे पहले वन डायमेंशनल पैकिंग विच इज सिंपलेस्ट। वन डायमेंशनल पैकिंग का मतलब एक ही डायमेंशन में पार्टिकल्स रखे हुए हैं, एक लाइन में अरेंज करना है बेसिकली। कहानी गड़बड़ आ रही है थोड़ी। क्यों भैया? अच्छा अच्छा, रुको एक नई स्लाइड लेते हैं तब बन जाएगा। ये जो पहले की स्लाइड्स हैं वो इंपोर्ट होती है ना, तो पूरी की पूरी सेलेक्ट होती है। कुछ इस तरह की कहानी होगी, वन डायमेंशन में पार्टिकल्स को अरेंज करते जाओ, है ना, एक लाइन में पार्टिकल्स को अरेंज करना है। तो इस तरह की पैकिंग मिलेगी। ये तो वन डायमेंशनल पैकिंग होगी। वन डायमेंशनल पैकिंग कोई खास बात नहीं है। पार्टिकल्स को अगर एक लाइन में अरेंज करना है तो एक ही तरीका है हमारे पास, इस तरह से एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे। अब आ जाते हैं टू डायमेंशनल पैकिंग पे। वन डायमेंशनल पैकिंग बना लो। वन डायमेंशनल पैकिंग पहली हेडिंग, चार पांच स्फीयर्स एक लाइन में बनाने। ये पार्टिकल कैसा है, सर्कल सर्कुलर है या स्फेरिकल है स्फेरिकल। एक्चुअल पार्टिकल कैसा होता है, स्फेरिकल, लेकिन यहां तो स्फीयर नहीं बना सकते ना, इसलिए उसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस। एटम कैसा होता है, एटम स्फेरिकल होता है ना, एटम आयन सारे स्फेरिकल हैं, तो स्फीयर्स हैं ये जिनको रिप्रेजेंट सर्कल से किया जा रहा है। सारे स्फीयर्स को एक लाइन में रख दिया तो वन डायमेंशनल पैकिंग बोल दी। फिर है टू डायमेंशनल पैकिंग। टू डायमेंशन में, अब एक लाइन में नहीं, एक एरिया में रखना है हमें पार्टिकल्स को। तो क्या तरीके हैं? टू डायमेंशनल पैकिंग हेडिंग डालो। टू डायमेंशनल पैकिंग में पहला है स्क्वायर पैकिंग। फर्स्ट सब हेडिंग इज स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग, अब ये क्या होती है अभी समझ में आएगा, देखो देखते हैं। स्क्वायर पैकिंग अब टू डायमेंशन में अरेंज करना है, एक लाइन में पार्टिकल्स हो गए, लेफ्ट से राइट गए थे हम, बट ऊपर से नीचे भी अरेंज किए जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये
दिस इज कॉल्ड स्क्वायर पैकिंग। 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, और अगर एडजेसेंट स्फीयर्स के सेंटर्स को ज्वाइन कर देंगे तो स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं तुम्हें? इसलिए इसका नाम क्या हो गया? स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग की खास बात क्या है कि स्फीयर्स, ये जो स्फीयर्स पार्टिकल्स एक दूसरे के आसपास रखे हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरफ अलाइंड हैं एक दूसरे से। उनके सेंटर्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, है कि नहीं? 1 2 3 4 ये सारे पार्टिकल्स एक लाइन में हैं ऊपर से नीचे, और लेफ्ट से राइट भी 1 2 3 4 ये सारे पार्टिकल्स एक ही लाइन में हैं एग्जैक्टली। स्क्वायर पैकिंग। अभी हमने क्या किया था? बेसिकली एक पार्टिकल के नीचे ही दूसरा पार्टिकल रख दिया नेक्स्ट रो में। एक रो थी, नेक्स्ट रो के पार्टिकल्स भी एग्जैक्टली ऊपर वाले पार्टिकल के ठीक नीचे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट रो के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ये जो खाली जगह है, खाली जगह ये दिख रही है ना, खाली जगह का मतलब वॉइड, इसमें जाके पार्टिकल रखा हो नेक्स्ट रो का, तो पैकिंग बदल जाएगी। तो नेक्स्ट टाइप की पैकिंग कैसी हो सकती है? उसको बोलेंगे हेक्सागोनल। वो कैसी होगी दिखाते हैं। स्क्वायर पैकिंग देख ली तुमने। अब हेक्सागोनल पैकिंग कुछ इस तरह की। मतलब दूसरी लेयर का जो पार्टिकल है वो बेसिकली कहां गया? पहली लेयर के बाद जो खाली जगह बच रही थी दो पार्टिकल्स के बीच में, वहां पे। ऐसे ही तीसरी लेयर का पार्टिकल, तीसरी लेयर किस तरह से रखी जाएगी? सच दैट सेकेंड लेयर में जो खाली जगह वहां पे। फिर फोर्थ लेयर कैसे रखेंगे? थर्ड लेयर के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह है वहां। तो हेक्सागोनल पैकिंग में क्या होता है? हेक्सागोनल पैकिंग में आप देख रहे हो, दिस इज हेक्सागोनल पैकिंग। इसमें क्या फर्स्ट और सेकंड रो के पार्टिकल्स अलाइंड हैं एक दूसरे से? ये फर्स्ट रो है, दिख रहा है ना? ये है रो नंबर 1, ये 2, ये 3, 4। क्या रो नंबर 1 और 2 के पार्टिकल्स अलाइंड हैं एक दूसरे से? नहीं है। क्या 1 और 3 के पार्टिकल्स अलाइंड हैं एक दूसरे से? हाँ है। और 2 और 4 के पार्टिकल्स अलाइंड हैं एक दूसरे से। इसका मतलब जो ऑल्टरनेट लेयर्स हैं उनके पार्टिकल्स क्या, जोर से बोलो, कम करवा दें? कितना कम करवा दो भैया? एसी कम, मांगे पूरी करो इनके। एसी कम करवा दो, ज्यादा ठंड लग रही है उनको। तो फिर कंबल लेके आया करो कल से घर से। इधर उधर हो जाओ, थोड़ा एसी से दूर हो जाओ, कोने में बैठ जाओ। इधर इधर ये खाली जगह पड़ी है, फैन ऑफ कर दो भैया पीछे। हाँ, तो हेक्सागोनल पैकिंग में ऑल्टरनेट लेयर्स के पार्टिकल्स एक दूसरे से अलाइंड है। इसको हेक्सागोनल क्यों बोला? हेक्सागोनल क्यों बोला? कि अगर आप देखो इन पार्टिकल्स के सेंटर को ज्वाइन करोगे तो हेक्सागन बनता हुआ दिखाई देगा। इस पैकिंग के लिए यूनिट सेल हो गया ये, और स्क्वायर पैकिंग के लिए यूनिट सेल
स्क्वायर पैकिंग के लिए यूनिट सेल हो गया स्क्वायर शेप का। कल सब अपने साथ एक सिक्का लेके आना 1 रुपए का, 1 रुपए का। मेरे पास तो ये सुविधा है, तुम्हारे पास नहीं है। कॉपी में अगर बनाना हो तो छोटा सिक्का, 1 रुपए का छोटा वाला सिक्का आता है ना, देख लेना कोई भी सर्कल बनाने के लिए। हाँ नहीं, मैं तो बना रहा हूँ सर्कल अच्छे से, तुम अपना देख लो, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। कल ले आना, कल 3 डायमेंशनल पैकिंग पढ़ेंगे तो वहां और भी बनाने पड़ेंगे। रोम्बस किसमें? हेक्सागोनल पैकिंग में रोम्बस बन रहा है भैया, ऐसा कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसको क्यों नहीं कंसिडर किया? मान लो मैं ये बोल रहा हूं, हाँ बोलो, इस तरह का यूनिट सेल भी तो ले सकते थे। इस यूनिट सेल में क्या दिक्कत है? 4 कॉर्नर्स हैं इस रोम्बस के, 1 2 3 4, बट इन चारों कॉर्नर्स का जो कंट्रीब्यूशन है भाई, चारों कॉर्नर है मतलब इक्विवेलेंट पोजीशन हो गई। कॉर्नर एक पोजीशन होती है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, ये सब अलग अलग पोजीशंस पढ़ी थी हमने, बट इन कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन अलग अलग है। देखो इन 2 पार्टिकल्स को, देखो इन 2 पार्टिकल्स को, क्या इसका जितना पोर्शन आ रहा है, इस सर्कल का जितना पोर्शन आ रहा है, क्या उतना ही इस वाले सर्कल का भी आ रहा है? नहीं, अरे कम आ रहा है ना इसका। यहां पे इतना पोर्शन आ रहा है राइट वाले सर्कल का, और लेफ्ट वाले सर्कल का पोर्शन कुछ इस तरह का आ रहा है, तो ये ज्यादा है ना एंगल, एंगल ज्यादा है कि नहीं? तो अलग अलग कंट्रीब्यूशन हो जाएगा ना इन 2 स्फीयर्स का। इस स्फीयर का अलग कंट्रीब्यूशन, इस स्फीयर का अलग, और पोजीशन उनकी इक्विवेलेंट है। तो इसलिए ये यूनिट सेल नहीं माना जाता है कि इक्विवेलेंट पोजीशन पर रखे हुए पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में अलग अलग आता है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट कंसिडर्ड अ यूनिट सेल इन हेक्सागोनल पैकिंग। यहां पे देखो हेक्सागन के अंदर क्या है? कॉर्नर्स, कॉर्नर्स ये रहे 1 2 3 4 6, सबका कंट्रीब्यूशन बराबर है कि नहीं? देखो ये जितना वॉल्यूम कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना ही वॉल्यूम ये वाला भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उतना ही वॉल्यूम ये भी। क्योंकि इन सभी लाइंस के बीच में, एडजेसेंट लाइंस के बीच में एंगल कितना है हर जगह ही? हेक्सागोनल की 2 साइड्स के बीच का एंगल कितना होता है? 120 डिग्री, चाहे ये 2 साइड्स हो चाहे ये 2 साइड्स हो। तो सारे के सारे पार्टिकल जो कॉर्नर पर रखे हुए हैं उनका कंट्रीब्यूशन इन द यूनिट सेल इज इक्वल। और ये बीच वाला जो है इसका कंट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा, बट उसकी पोजीशन भी तो डिफरेंट है ना, वो तो सेंटर पर रखा हुआ है, तो कोई समस्या नहीं उसमें। इसलिए हमने यूनिट सेल कौन सा चूज किया है? हेक्सागोनल, ये रोम्बस नहीं। तो स्क्वायर पैकिंग और हेक्सागोनल पैकिंग ये 2 देखिए। अभी बताओ इनमें से ज्यादा एफिशिएंट कौन सी होगी? पैकिंग एफिशिएंसी किसके लिए ज्यादा होगी? पैकिंग एफिशिएंसी देख के बताओ किसके लिए ज्यादा होनी चाहिए? हेक्सागोनल के लिए। अरे आ रही है ना समझ में बात? यहां खाली स्पेस बच रहा है फर्स्ट लेयर के बाद, फर्स्ट रो के बाद, और यहां पे सेकेंड रो फर्स्ट लेयर के ही खाली स्पेस में जा रही है। तो यहां पे हेक्सागोनल के अंदर जो वेकेंट स्पेसेस हैं वो कम होंगे, स्क्वायर पैकिंग में वेकेंट स्पेसेस ज्यादा होंगे। कौन सी ज्यादा एफिशिएंट हो गई? हेक्सागोनल पैकिंग। ऐसा समझ लो कि एक स्क्वायर शेप की थाली लो, तुम स्क्वायर शेप का कंटेनर थाली लो और उसमें कंचे रखो। कंचे, कंचे जानते हो, बचपन में देखे होंगे, ग्रीन ग्रीन, उनको कुछ इस तरह से अरेंज करो, एक के बाद एक, एकदम एक लाइन में रख दिए आपने संभाल के, और उसके बाद उसको थोड़ा सा शेक कर दो, हिला दो, तो ऐसे ही रहेंगे क्या? स्क्वायर पैकिंग रहेगी उनकी रिटेन्ड? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उनकी क्या टेंडेंसी होगी, जो खाली स्पेस पड़ा हुआ है उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे वो। ये रो कहां खिसक जाएगी? फर्स्ट रो के जो वेकेंट स्पेस में, उसमें अपने आप खिसक जाएगी, है कि नहीं? तो ये स्क्वायर पैकिंग लेस एफिशिएंट है, इसलिए जब आप उसको शेक करोगे तो पार्टिकल्स
मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, हेक्सागोनल पैकिंग में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे। अगर आपको निकालना है, न्यूमेरिकली बताना है कि इनकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, तो निकाल सकते हैं क्या? पैकिंग एफिशिएंसी निकालना हमने सीखा। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए क्या चाहिए होता है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल चाहिए होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, और एक पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अब निकालो पैकिंग एफिशिएंसी इन स्क्वायर पैकिंग। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। स्क्वायर पैकिंग में स्क्वायर पैकिंग को वापस देखते हैं। इसके एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे ये बताओ पहले। एक पार्टिकल एक ये स्फीयर कितने यूनिट सेल्स के बीच में डिवाइडेड है? इसको अगर तुम देखोगे, इस वाले को देख लो अगर, तो ये कितने यूनिट सेल के बीच में डिवाइडेड है? एक यूनिट सेल यहां होगा, अरे है कि नहीं? एक यूनिट सेल इसके बगल में होगा जिसमें ये 1/4 जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? कौन सा यूनिट सेल? ये रहा एक यूनिट सेल, ये रहा, और एक यूनिट सेल ये। तो ये वाला पार्टिकल कितने कितने यूनिट सेल्स में डिवाइड हो गया? 4 में इक्वली डिवाइड हो गया, मतलब एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/4। ऐसा ही हर एक पार्टिकल के साथ है। बोलोगे ये पार्टिकल तो नहीं है, अरे तो पैकिंग यहीं पे खत्म थोड़ी हो रही है, ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ये वाला पार्टिकल लेफ्ट साइड में भी डिवाइडेड है, तो हर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/4। तो पैकिंग एफिशिएंसी में क्या पता करना होता है आपको? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, z की वैल्यू हो गई 1/4, और कॉर्नर्स कितने हैं? 4, मतलब z की वैल्यू हो गई 1। पैकिंग एफिशिएंसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 इंटू एक पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब बोलो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है? ऐसे 4 स्फीयर रखे हुए हैं, 4 स्फीयर हैं, ये सर्कल नहीं है, स्फीयर। और इनके सेंटर्स को ज्वाइन करके जो यूनिट सेल बनाए उनका वॉल्यूम बताना है। कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, अरे है कि नहीं? तो लेंथ कितनी? ए लेंथ अगर ए है, लेंथ ए है, तो ब्रेड्थ भी कितनी होगी? ए, और हाइट भी कितनी होगी? ए, क्योंकि a इज इक्वल टू कितना? 2r। a इज इक्वल टू 2r, तो 2r इंटू 2r इंटू 2r। स्फीयर की हाइट कितनी है? एक स्फीयर रखा हुआ है, उसकी हाइट कितनी होगी? उसका डायमीटर, डायमीटर मतलब 2r है ना। दो स्फीयर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है? ऐसे देखोगे तो भी 2r, और ऐसे देखोगे भी तो भी 2r, मतलब लेंथ भी 2r हो गई, ब्रेड्थ भी 2r हो गई, और हाइट भी कितनी हो गई? 2r। तो 2r का क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH। निकालो जरा कितनी आ रही पैकिंग एफिशिएंसी। कितनी आ गई है? पाई बाय 3 नहीं बेटा, पाई/6। पाई/6 पहले भी आया था ये सिंपल क्यूबिक में, मतलब 0.52। स्क्वायर पैकिंग में पैकिंग एफिशिएंसी निकाल ली हमने, नोट करो। हैं 8 कहाँ है? 4 ही तो है। अरे आगे की साइड इसका स्फीयर है ना इसकी, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें
वॉल्यूम निकालने के लिए हाइट भी तो लेनी पड़ेगी ना, हाइट ले रहा हूं मैं उसकी। ये 4 स्फीयर रखे हुए हैं, 4 कंचे रखे हुए हैं यहां पे, 2 इधर 2 उसके पीछे। अब इसका वॉल्यूम निकालना है यूनिट सेल का, तो हाइट भी तो आएगी उसमें 2r, 2r इंटू 2r इंटू 2r। अब हेक्सागोनल पैकिंग, सेकंड लिखो, पैकिंग एफिशिएंसी अब निकालो हेक्सागोनल पैकिंग में। ये बनी हुई है हेक्सागोनल पैकिंग, पैकिंग एफिशिएंसी बी हेक्सागोनल पैकिंग। मैंने माइक लगाया, तुमने नहीं, तो मेरी आवाज तुम तक आ रही है, तुम्हारी। पिछला स्लाइड लगा देते हैं। है बाकी लोग हेक्सागोनल पैकिंग में निकालने का सोचो, तुमने बना ही रखा है कॉपी में हेक्सागोनल पैकिंग। सबसे पहले उसमें निकालो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, Z की वैल्यू हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर। हेक्सागोनल पैकिंग में Z की वैल्यू बताओ। तो उसके लिए हेक्सागोनल पैकिंग का चित्र देखते हैं। बीच वाला पार्टिकल तो पूरा का पूरा है 1 प्लस, अब जो कॉर्नर के पार्टिकल्स हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल में कॉमन होगा, 3 यूनिट सेल में। अरे होगा कि नहीं होगा, इस वाले कॉर्नर को देखो, एक यूनिट सेल ऐसा होगा कुछ, एक यूनिट सेल ऊपर इस तरीके का कुछ होगा। तो ये वाला जो पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल कितने यूनिट सेल में कॉमन दिख रहा है, दिस 1 यूनिट सेल, सेकेंड यूनिट सेल और थर्ड यूनिट सेल, और तीनों के बीच में इक्वली शेयर्ड है। अरे है कि नहीं, इसका मतलब एक पार्टिकल का एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/3 हो गया कि नहीं। और कितने कॉर्नर हैं हेक्सागन के, 6, 6 इंटू 1/3 और प्लस 1 जो सेंटर पे रखा हुआ है वो तो पूरा का पूरा इसी के अंदर है। तो Z इज इक्वल टू 1 प्लस 6 इंटू 1/3 मतलब 3। नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आ गए। अब पैकिंग एफिशिएंसी के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हेक्सागन का एरिया कैसे निकालते हैं, हेक्सागन का वॉल्यूम कैसे निकालोगे तुम। एक हेक्सागन को क्या 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड किया जा सकता है। देखो ये हेक्सागन है, इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर दो तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। तो एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन will be equal to 6 into area of equilateral triangle। कोई भी equilateral triangle ले लो, A B C, area of triangle ABC। अब equilateral triangle का एरिया कैसे निकालते हैं, अगर एक साइड A है इसकी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4a²। अरे याद आ रहा है बचपन के फॉर्मूले। हाँ तो ये एरिया हो गया हेक्सागन का, हेक्सागन का एरिया हो गया 6 इंटू √3/4। एक ही जगह क्या पुट कर दूं, A इज इक्वल टू कितना, R के टर्म्स में। ये पार्टिकल्स टच कर रहे हैं, A मैं क्या मान रहा हूं, A इज साइड ऑफ दिस हेक्सागन, और वो रेडियस के टर्म्स में कितनी है, R एंड R 2R। अरे है कि नहीं, आ गया ना समझ में।
क्योंकि एडजेसेंट कॉर्नर्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो a इज इक्वल टू 2r, a साइड ऑफ हेक्सागन, तो इसको रख दिया 2r, a की जगह 2r, इसका स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ हेक्सागन, और हाइट कितनी है 2r। स्फीयर की हाइट कितनी होती है 2r, जैसे लास्ट केस में निकाला था। तो देखो यहां से सॉल्व करो जरा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या बन जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी यहां से आ जाएगा कितना, पाई अपॉन 3√3 बच जाएगा, और पाई अपॉन 3√3 की वैल्यू आएगी लगभग 0.60, 60% पैकिंग एफिशिएंसी। हेक्सागोनल यूनिट सेल 2 डायमेंशनल में पैकिंग एफिशिएंसी आई 60%, और स्क्वायर पैकिंग में कितनी आ रही थी 52%, 52%। कौन सा ज्यादा एफिशिएंट हो गया, हेक्सागन। पहले फील किया था और अब न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, दोनों में एग्जैक्ट वैल्यू नोट कर लो इसको। क्लास आज की यहीं समाप्त होती है, धन्यवाद। डेली प्रैक्टिस पेपर अब आप सेकंड अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। DPP 2 भी अटेम्प्ट करना आज। कोई डाउट है तो कल डिस्कस करते हैं।